नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए, तो अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में अभिकारक किसमें बदलते हैं? उत्पाद में बदलते हैं। देखिए, और अभिकारक को क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और उत्पाद को क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट। वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक किसमें बदलते हैं? उत्पाद में बदलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या आपसे ये पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझने और उसका जो आंसर देने के लिए आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, उसमें ये डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए। कई बार अपन सोचते हैं कि ये बहुत लो लेवल की चीजें हैं, इनको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट टॉपिक देखते हैं, तो फिर आप एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आप फोकस करें डेफिनेशन पर। वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये अभिकारक क्या है, इसकी भी देखिए डेफिनेशन क्या है। वैसे तो यहां साफ साफ पता लग रहा है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद नए गुणों वाले नए पदार्थ जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। तो देखिए, अभिकारक के रिगार्डिंग आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखना है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ केमिकल सब्सटेंस जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और उत्पाद की क्या होगी डेफिनेशन? देखो, उत्पाद कब बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया के बाद। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए गुणों वाले, नए गुणों वाले नए पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। दूध से दही बन गया, तो दूध क्या है? अभिकारक। और दही क्या है? उत्पाद। ये डेफिनेशन आपको मेरी बुक में भी मिल जाएगी। हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अवनी पब्लिकेशन पर जनरल साइंस की व्याख्या सहित एमसीक्यूज मेरी बुक है, उसको आप लें
और उसमें जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें। थ्योरी के लिए मैं आपको वीडियो दे ही रहा हूं, तो यहां से भी पढ़ सकते हैं। दोनों को पढ़ने के बाद वैसे उसमें व्याख्या भी है, बुक भी आप पढ़ेंगे तो भी बेहतरीन तरीके से आपकी किसी भी एग्जाम का संबंधित जो टॉपिक है वो आप देख ले, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक किसे कहेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो दूध क्या हुआ? अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो अभिकारक। और इसके बाद जो नए गुणों वाले नए पदार्थ बने हैं, दही, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, अभिकारक और उत्पाद की परिभाषाएं, ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है बात? देखिए, वह रासायनिक प्रक्रिया, या यूं कह सकते हैं वह प्रक्रिया, प्रोसेस, जिसमें अभिकारक किसमें बदल जाए? उत्पाद में। इसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाए। अभिकारक जो होते हैं वो तीर के, एरो के पूंछ की तरफ होते हैं, टेल की तरफ। और उत्पाद जो होते हैं वो इस एरो के हेड की तरफ होते हैं। देखिए, तीर के पूंछ की तरफ, टेल की तरफ जो लिखा हुआ होगा वो अभिकारक, और सिर की तरफ जो लिखा हुआ होगा वो उत्पाद होगा। और उत्पाद या प्रोडक्ट नए गुणों वाले नए पदार्थ है। अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए, अब एक और टर्म है रासायनिक समीकरण। इसको देखिए, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है ये? रासायनिक अभिक्रिया में एक तरफ अभिकारक होते हैं और अभिकारक किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं। और ये जो अभिकारक है, इनको अगर इनके सिंबल या सूत्र की सहायता से लिखा जाए, या इसमें जो उत्पाद है इनको भी इसके सिंबल या सूत्र की सहायता से लिखा जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उसके बाद बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीक और सूत्रों की सहायता से, सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से लिखा जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहा जाए। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन देखिए। देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक गैस है हाइड्रोजन गैस, और दूसरी गैस है ऑक्सीजन गैस, और इससे बन गया जल। तीर के पूंछ की तरफ कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों तो क्या हो गए? अभिकारक। और सिर की तरफ कौन है? जल। तो ये क्या हो गया? उत्पाद। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को
शब्दों के माध्यम से लिखा जाए तो इसे कहा जाएगा शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। देखिए, अब अगर आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको आपने प्रतीकों की सहायता से लिखा है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और इससे क्या बन गया, H2O, जल। देखो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्या बन गया, जल। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन यहां पर दो है और यहां पर क्या है, एक है। बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। आपने रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनको सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से तो लिख दिया, लेकिन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बैलेंस नहीं है। इस समीकरण को कहा जाएगा असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस इक्वेशन। देखो, असंतुलित समीकरण, और इसी समीकरण का एक और नाम है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, कंकाली समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। देखिए, कंकाली समीकरण। अब अगर इस समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक, और ये देखो ये भी अभिकारक और ये उत्पाद, इसको संतुलित करके लिखा जाए तो देखो, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, इसे कहा जाएगा संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को अगर संतुलित करके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रख के संतुलित किया जाए तो ये जो समीकरण है ये कौन सी हो गई, संतुलित समीकरण। तीन नाम आपको याद होने चाहिए, शब्द समीकरण, कंकाली या असंतुलित समीकरण, और संतुलित समीकरण। देख लीजिए, आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके पास एक अभिक्रिया है, आपने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है, और इसकी वजह से आप जानते हैं श्वेत रंग का चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो ध्यान से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके पास रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गई कंकाली समीकरण। अब मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं तो दो ऑक्सीजन है तो यहां पर दो लिख दूं, फिर दो मैग्नीशियम हो गए तो यहां पर दो लिखने से मैग्नीशियम भी दो, ऑक्सीजन भी दो, और इधर भी दोनों। याद रखें, संतुलित करते समय जो अंदर जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो सूत्र हैं
इनमें इनको ब्रैकेट में बंद करके, बॉक्स में बंद करके संतुलित करो। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर 2 लगा दो। अब इस बॉक्स के बाहर ही संख्या लिखनी है, तो यहां पर क्या आ गया और यहां पर भी क्या आ गया, और ये कौन सी समीकरण हो गई, संतुलित समीकरण। इस तरीके से आप संतुलित कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। अगर आप बड़े ध्यान से चीजों को देख रहे हैं तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र MgO तब ही लिख सकते हैं जब आपको 1 से 20 तक तत्व याद हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा ये याद हो, वरना तो आप MgO2 भी बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है, याद कीजिए, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, इसका +2, इसका -2, दोनों 2 से कट गए, मैग्नीशियम भी एक बार, ऑक्सीजन भी एक बार। इसलिए जिस कड़ी में मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसी पैटर्न में आप याद रखिए। आपने संतुलित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस पूरी पढ़ ली, लेकिन आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र याद नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। चीजें आसान कब हो पाएगी, जब आप जिस सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उन वीडियो को बार बार अच्छे से देखें और याद करें, फिर आगे वीडियो को देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएगी और आसान भी लगेगी। तो ये संतुलित हो गई। और संतुलित समीकरण एक नियम पर आधारित है, और ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को, मास को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी रासायनिक समीकरण के संदर्भ में यूं कह सकते हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। अगर आपने 1 किलो दूध जमाया है तो 1 किलो ही दही बनेगा। ऐसा नहीं है कि 1 किलो दूध जमाया और 2 किलो दही बन गया। तो जितना अभिकारकों का द्रव्यमान उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब तक इस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं ये देखे, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, शब्द में लिखा जाए शब्द समीकरण, बैलेंस नहीं हो कंकाली समीकरण, और संतुलित हो तो संतुलित समीकरण। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है कि संतुलित समीकरण किस नियम पर आधारित है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम के पर्पज से तो आपको ये याद रखना। देख लीजिए एक और एग्जाम्पल देखिए। आपको समीकरण संतुलित करनी है। सोडियम, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अब इसकी संतुलित समीकरण मान लीजिए आपको लिखनी है, तो पहले तो आपको सोडियम कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, ऑक्सीजन का O2, और सोडियम ऑक्साइड का सूत्र आना चाहिए। और सोडियम ऑक्साइड का अगर आप सूत्र बनाओगे तो क्या आ जाएगा, Na2O। क्लियर है? यहां बना देता हूं, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, इसका +1, इसका -2, ये 2 बार, ये 1 बार, और ऐसे आगे। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कंकाली समीकरण। ये द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित नहीं है। अगर आपको इसको संतुलित करना है तो जो सूत्र है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको बंद कर लो और अब बैलेंस कर लो। सोडियम कितने, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, और यहां पर कितना, 2, तो इसको 2 कर देते हैं। अब
सोडियम कितने हो गए, 2 दूने 4, तो इसको 4 लिख देते हैं। ये संतुलित समीकरण, इसका कोई पैटर्न नहीं है। पहले आप ये कर लें कि जो परमाणु ज्यादा है उसको संतुलित करने का प्रयास करें, और अगर फिर दूसरे परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो बाद में उसको भी फिर क्या करें, बैलेंस करें। और समीकरण संतुलन की जो विधि है, उसका नाम देखिए, ये भी पूछा गया, और इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण संतुलित करने के लिए कहां कितनी संख्या लिखनी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जब तक सक्सेस नहीं हो जाते तब तक प्रयास करते रहिए। हिट एंड ट्रायल का मतलब यही होता है कि आपके पास 100 चाबियां हैं, एक ताला है, अब आपकी किस्मत पहली चाबी लगाई तो खुल गया, और आपकी किस्मत की 99 चाबी लगाने के बाद नहीं खुला और 100वीं में खुला, 50वीं में खुला। तो हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को संतुलित किया जाता है, और जो भी समीकरण संतुलित है या समीकरण को संतुलित करने के लिए या संतुलित समीकरण कौन से नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण। अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होता है। ये समीकरण संतुलित करने का जो विधि है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, एक और इक्वेशन देख लेते हैं। मैं वही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प से करवा दी, आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प से करवा दी, उसके बाद आयरन ऑक्साइड बना और एक गैस बाहर निकली, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। देख ली। अब इसकी पहले तो समीकरण लिखते हैं, आयरन, फिर उसके बाद जल वाष्प हो तो H2O ही है। यहां पर ध्यान रखना Fe3O4 और यहां पर है हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 जो है वो मैग्नेटाइट है, इसका नाम आयरन ऑक्साइड तो है लेकिन मैग्नेटाइट। अब इसको बैलेंस करना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 4 है, यहां 4 लिख देते, अलग कलर से लिख देता हूं, यहां 4 लिख देते। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसको 8 कर देते। आयरन कितने, यहां 3, यहां कितना है 1, तो इसको 3 कर देते हैं। ये जो मैंने किया है ये यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया है, कोई तरीका नहीं है। इस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि, और इसी विधि द्वारा समीकरण संतुलित हो जाती है। और ये जो संतुलित समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये एक नियम पर आधारित है, और उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये देख लीजिए, अगर आप पिछले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई सी भी शब्द समीकरण दो, आप उसके प्रतीक लिख देंगे और बाद में बैलेंस कर देंगे और उसकी संतुलित समीकरण आराम से बना देंगे। अगर ये टॉपिक
रासायनिक अभिक्रिया में आपको पहले पढ़ाऊं और आपको रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आए तो ये आपको बहुत, बिल्कुल कितना भी समझा लीजिए, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। हाँ, यहां पर आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प से ही होती है और उस समय जो उत्पाद बनता है वो थोड़ा आपको याद रखना है, मैग्नेटाइट Fe3O4। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई आपसे ये बोले कि एल्यूमिनियम, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाइए और जो बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके लिए आप संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम लिख देंगे 13वें नंबर का, ऑक्सीजन है तो O2 गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। कैसे बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड +3 -2, इसको 3 बार, इसको 2 बार। अब आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए इनके फॉर्मूले के साथ कुछ नहीं करना है और उसके बाद बैलेंस करना है। कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 है। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ अगर मैं 3 लिखूं तो 6 हो जाएंगी और यहाँ 2 लिखूं तो 3 दूने 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और एल्यूमिनियम 4 हो गई तो सीधा 4 लिख देंगे। ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो कौन सी विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि। अगर आप गलत लिखेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगा, तब तक उल्टा सीधा लिखते रहिए जब तक बैलेंस नहीं हो जाए। और ये समीकरण कौन सी हो गई, संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। और कोई भी संतुलित समीकरण अगर होगी तो उसके अभिकारकों का द्रव्यमान उसके उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा, और इसी को क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है, कंकाली और संतुलित समीकरण, और संतुलित समीकरण से जुड़ी 2 बातें, किस विधि द्वारा इसको संतुलित किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा, और संतुलित समीकरण किस नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित। कैसे किसी अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 20 तक तत्व याद कर लो, उनकी संयोजकता याद कर लो, कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं वो याद कर लो। अगर याद नहीं किए तो फिर ये इक्वेशन आपको रट्टा ही मारनी पड़ती। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी अगर लिखा हुआ है तो आप क्या बना सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, फिर गणितीय रूप द्वारा आप आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन जनरल साइंस में बार बार पूछे गए। संतुलन की विधि का नाम, हिट एंड ट्रायल विधि, किस नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम 2 तरीके से आप बोल सकते हैं, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। या यूं कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और एक जनरल साइंस के एग्जाम में पूछा गया था कंकाली समीकरण, अगर समीकरण के जो परमाणु हैं अभिकारकों के और उत्पादों के वो बराबर नहीं है, वो संतुलित नहीं है, तो इसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहा जाएगा। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाए तो शब्द समीकरण। उत्पाद क्या है, समीकरण क्या है, एक एक चीज और बार बार रिपीट करके मैंने आपको बताई है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनकी जो परिभाषा है उनको आप अच्छे से याद रखें। हाँ, क्वेश्चन बेस्ड जानकारी 2 ही है, हिट एंड ट्रायल विधि और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देख लीजिए।
एक चीज और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके क्या प्रमाण है? एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए, कि प्रमाण तो तब देखेंगे, उससे पहले हम इन दो बातों को निर्धारित करेंगे कि क्या कोई अभिकारक किसी उत्पाद में बदल रहा है, और उत्पाद नए गुणों वाला नया पदार्थ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा होने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है? एक तो अभिकारक से उत्पाद बने तो उनकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। जैसे अभी बताया था कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने मिलके द्रव बना लिया जल, तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन यहां ये नहीं सोचना है कि सर आपने बोला था अवस्था में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन है। पहले मैंने बोला ना, अभिकारक किसमें बदल रहे हैं? उत्पाद में, और उत्पाद का मतलब ही क्या है? नए गुण वाले पदार्थ। और भौतिक प्रक्रम में मैंने आपको कहा था कि उसमें नए गुणों वाले पदार्थ नहीं बनते। बर्फ से जल बनता है तो दोनों H2O ही है, जल वाष्प भी बनती है तो भी वो H2O ही है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाई है? जल बनाई। दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है ताप में परिवर्तन। टेम्परेचर या तो देना पड़ेगा या बाहर निकलेगा। तीसरा प्रमाण क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन स्टेज। टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन हो सकता है, और चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो सकता है। ये जो परिवर्तन है, इसी के द्वारा हम पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। और एक और रासायनिक अभिक्रिया होने का प्रमाण है गैस का बाहर निकलना। देखिए, कोई अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद नए गुणों वाला नया पदार्थ है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब किसी पात्र में आपने दो अभिकारक डाल दिए, और अब इस बात का क्या प्रमाण है कि इन दोनों के बीच अभिक्रिया हो गई है? या तो अवस्था में परिवर्तन आ गया हो, या तापमान में कोई परिवर्तन हो, या रंग में कुछ परिवर्तन हुआ हो, या कोई गैस बाहर निकली हो। अगर इन चारों में से कोई एक भी हुआ, या दो भी हुए, या तीन भी हुए, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हो चुकी है, इस बात का प्रमाण है, एविडेंस है। तो ये चारों चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, जब आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसके लिए कुछ बातें और। देखिए, एक तरफ आप अभिकारक लिखेंगे, एरो लगाएंगे, उत्पाद लिखेंगे। पहली बात तो ये कि इन अभिकारक और उत्पादों के यहां कोने पर इनकी अवस्थाएं भी लिखी जाती है ऐसे। अगर S लिखा जाता है तो सॉलिड, L लिखा जाता है तो लिक्विड, और G लिखा जाता है तो गैस।
रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों की अवस्थाओं का भी ब्यौरा दिया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई गैस बाहर निकल रही है तो जैसे मान लीजिए किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली तो उसके जस्ट पड़ोस में से ऊपर तीर लगाया हुआ होगा। ऊपर तीर का मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर। मान लो किसी अभिक्रिया में ऐसे CO2, ऊपर तीर का मतलब इस अभिक्रिया में ये गैस बाहर निकल रही। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा एक शब्द और लिखा रहता है AQ, और इस AQ का मतलब है एक्वस, और एक्वस का मतलब है जलीय, एक तरीके से विलयन है। अगर किसी अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट, अवक्षेप बना है तो उसके लिए एरो ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए बेरियम सल्फेट का कोई अवक्षेप बना है तो ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट का कोई अवक्षेप बना है ऐसे। इस तीर के ऊपर ऐसे त्रिभुज का जो निशान होता है ये बताता है कि इस अभिक्रिया में आपने हीट दी है, ताप दिया है। और कहीं बार कुछ अम्ल और क्षारों के आगे कॉन्सेंट्रेट का मतलब है सांद्र, और DIL लिखा रहता है डाइल्यूट, इसका मतलब होता है तनु। सांद्र अम्ल का मतलब है जिसमें जल की मात्रा कम हो, और तनु अम्ल का मतलब है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो। और इस अभिक्रिया में काम आने वाले जितने भी उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, और साथ में इस अभिक्रिया के दौरान जो स्थितियां हैं, दाब, उच्च ताप, ये सब इस तीर के ऊपर और नीचे लिखे जाएं। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के यहाँ इसकी जड़ों पर या इसके नीचे इसकी अवस्थाएं लिखी है। S सॉलिड, L लिक्विड, G गैस, AQ एक्वस। गैस बाहर निकल रही है तो ऊपर तीर, अवक्षेप बन रहा है तो नीचे तीर। CON का मतलब सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड। DIL का मतलब तनु, डाइल्यूटेड। किसी अम्ल या क्षार में पानी की मात्रा कम है तो सांद्र है वो, और ज्यादा है तो तनु है। इस एरो के ऊपर अगर त्रिभुज का निशान है मतलब ताप दिया जा रहा है, इस एरो के ऊपर और नीचे कौन कौन से उत्प्रेरक एंजाइम काम में आ रहा है और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कि यह अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर हो रही है, इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। तो ये सारी जानकारियां इसमें होगी, जब भी कोई आप रासायनिक समीकरण देखेंगे उसमें होगी, देख लीजिए।